हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोग सॉल्व कर रहे थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का 2022-23 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर। इसका हम लोगों ने सेक्शन ए और सेक्शन बी पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया था और आज हम लोग सेक्शन सी इसका स्टार्ट करेंगे। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक यानी 5 क्वेश्चन दिया होता है। हर क्वेश्चन में 2 पार्ट होता है, ए बी ऐसे करके। तो लेकिन हर क्वेश्चन में आपको एक ही पार्ट करना है, चाहे 3 का ए 3 का बी कोई एक पार्ट, उसी तरह 4 का ए 4 का बी में से कोई एक पार्ट, एक ही पार्ट करना है। तो कुल मिलाकर इसमें 10 क्वेश्चन दिए होते हैं और उसमें से 5 ही क्वेश्चन करना है। हर क्वेश्चन में से कोई एक सिलेक्ट करना है। तो आपको तो 5 ही करना है, लेकिन हम आपको पूरे 10 पार्ट करके दिखाएंगे, पूरे 10 कंप्लीट करके दिखाएंगे। तो हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और तुरंत तत्काल इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर 3 का ए वाला है, 3 का ए पार्ट में बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो यहाँ पर इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वाले पार्ट से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा और यहाँ जो राइट में आर दिया हुआ है इसको हम लोग आर बोलते हैं। एक्चुअल में ये एक्स का प्योर फंक्शन होता है, इसमें वाई बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस वाले पार्ट से हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा और यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों का सम करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तब इसका टोटल सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर है कि y की वैल्यू निकालना, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y है और नीचे वाला जो है x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग पहला पार्ट शुरू करेंगे। पहले हम लोग निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं CF, आप चाहें तो पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हेडिंग डाल सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा जाता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका तुरंत लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन करने के लिए क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकेंड ऑर्डर मतलब y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। अगर y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है तो m की पावर यहाँ पर लगाना है 2, फिर प्लस यहाँ पर y को एक भी बार डिफरेंशिएट नहीं किया गया है तो यानी y का जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म वो लिखेंगे। तो यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। कभी कभी कुछ इक्वेशंस में जैसे यहाँ पर y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो y का m का पावर 2 लगा, फिर इसके बाद प्लस y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया होता तो वहाँ पर हम लोग m की पावर 1 प्लस m लिखते, लेकिन वो बीच में dy बाई dx वाला टर्म इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं। इसको बहुत से लोग ऐसा भी लिख देते हैं, कुछ बुक्स में ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। कैसे, जैसे यहाँ y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसको लिख देते हैं डी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 1 और y को बाहर, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप का लिखा रहता है, लेकिन ऐसे भी लिखा है तो कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो यहाँ डी स्क्वायर और प्लस यहाँ से 1, y को यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेकर बाहर कर दिया गया है तो यहाँ से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें, यहाँ से y कॉमन लेकर बाहर कर दें और यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पर डेरिवेटिव है ही नहीं, केवल कांस्टेंट टर्म, यहाँ y का कोफिशिएंट है, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है इसको लिखने के लिए। तो यहाँ दिख रहा है क्लियर, जहाँ जहाँ कैपिटल D है वहाँ m लिख देना है बस। तो यहाँ D की जगह m लिख दिया हमने, बन गया ऑक्सिलरी इक्वेशन तुरंत तत्काल। और बराबर में हमेशा 0 ही लेना है, ना y लिखना है और ना r की वैल्यू लिखना है, केवल यहाँ पर D वाला जो पॉलिनोमियल है वहाँ m लिख देना है, बस ऑक्सिलरी इक्वेशन तुरंत तत्काल रेडी हो जाएगा। अब क्या करना है आगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद m की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो निकाल लेनी है।
प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो -1, फिर ये हो जाएगा अंडर रूट में -1, तो रूट -1 यानी आयोटा प्लस और माइनस में, तो ये हमारा क्या आ गया, इमेजिनरी रूट। जब इमेजिनरी रूट आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं, सो दैट, इसलिए हमारा यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, हम लिखेंगे C1, तो ये हमारा क्या है, प्लस माइनस का आयोटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम C1 कॉस ऑफ जो i का कोफिशिएंट हो वो इनटू में x, तो यहाँ पर i मतलब आयोटा का यहाँ मल्टीप्लाई में कौन है, कोई नहीं है यानी 1 है, तो C1 कॉस 1x। अगर यहाँ 2 आयोटा होता तो हम लिखते C1 कॉस 2x, यहाँ पर 2 इंटू x लिखा जाता, और प्लस C2 साइन 1x, कोफिशिएंट 1 है इसलिए 1x। तो बस ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। तो जब इस तरीके से हमारा इमेजिनरी पार्ट आए तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना होता है। अब दूसरा पार्ट इसका है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसको हम लोग अगर इनवर्स ऑपरेटर मेथड से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालें तो बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन हमें निकालने के लिए बताया है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड का यूज करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसी मेथड को अपनाना होगा। तो हियर तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ हमें जो phi1 दिया है वो क्या है और phi2 दिया है वो क्या है। phi1 phi2 क्या होता है, जो C1 और C2 के मल्टीपल्स हैं वही phi1 phi2 हैं। तो C1 के मल्टीप्लाई में है cos, तो यहाँ पर cos ऑफ x, और जो C2 के मल्टीप्लाई में है वो हमारा है phi2x। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन है, कुछ लोग इसको कैपिटल A कैपिटल B लिखते हैं, तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशन है, उसमें घबराने की बात नहीं, बस तरीका और फार्मूला याद होना चाहिए बस। तो इसको हम phi1 और इसको phi2 बोल रहे हैं। x लिखने का मतलब ये है कि ये x का फंक्शन होता है, इसलिए आप सिंपली केवल phi1 भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉपर यही है कि phi1 ऑफ x यानी phi1 x का फंक्शन है और phi2 भी x का फंक्शन है। उसके बाद हम लोग रॉन्स्कियन कैलकुलेट कर लेते हैं, w ऑफ x, रॉन्स्कियन भी x का फंक्शन होगा, तो रॉन्स्कियन निकालने के लिए फार्मूला है यहाँ पर phi1 और यहाँ phi2, फिर यहाँ पर phi1 का डेरिवेटिव और यहाँ पर phi2 का डेरिवेटिव, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे तो हमारा रॉन्स्कियन आ जाएगा। तो हमारा phi1 क्या गिवन है, cos ऑफ x, और phi2 हम लोगों को दिया है sin ऑफ x, और यहाँ इसका डेरिवेटिव, तो cos को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का sin ऑफ x आएगा, और sin को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा cos ऑफ x। उसके बाद इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर cos इंटू cos स्क्वायर x, फिर माइनस लगाकर sin इंटू साइन, तो sin इंटू साइन यहाँ माइनस प्लस माइनस का साइन स्क्वायर, तो ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला से 1 आ जाएगा ये, तो हमारा रॉन्स्कियन क्या आ गया 1। तो इतना चीज़ हम लोगों ने निकाल लिया, हमें phi1 phi2 पता है, phi1 phi2 और रॉन्स्कियन पता है। तो अब क्या निकालना है हमें, अल्फ़ा 1x निकालना है और अल्फ़ा 2x। अल्फ़ा 1 निकालने के लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पर, अगर अल्फ़ा 1 निकालना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे r का वैल्यू लिखेंगे r इंटू एक्स, और अल्फ़ा 1 अगर निकालेंगे तो यहाँ पर phi2 लेना है, और अपॉन में जो रॉन्स्कियन निकाला गया है वो इंटू dx। और ध्यान रखना है कि अल्फ़ा 1 जो होता है वो नेगेटिव होता है माइनस में। तो बहुत आसान है, आप लोग सिंपली ज़्यादातर कुछ लोग x नहीं लिखते हैं, केवल r phi2 अपॉन w लिख देते हैं। अगर x वगैरह नहीं लिखना है तो आप r phi2 अपॉन w ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ब्रैकेट में x लिखना चाहिए, जिससे पता चले कि r x का फंक्शन है, phi2 भी x का फंक्शन है, ये पता चलना चाहिए। बाकी आप लिखने को चाहें तो बिना x के ऐसे भी लिख सकते हैं।
इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो अपना लिखने का मेथड है, फॉर्मूला वही है। तो अब हम लोग को अल्फा 1 और अल्फा 2 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर माइनस टाइम्स आर एक्स क्या होता है, जो यहाँ पर राइट साइड में ये एक्स का फंक्शन दिया इसी को हम आर बोलते हैं। तो आर एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू में कॉसेक एक्स इंटू फाई टू क्या है हमारा, साइन ऑफ एक्स है, और रॉन्स्कियन हमने कैलकुलेट कर रखा है 1 के बराबर, तो 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में इंटू डी एक्स। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बहुत आसान हो चुका है ये, क्योंकि अगर हम साइन को अपॉन में ले आए तो साइन क्या बन जाएगा, कॉसेक। तो साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है, तो साइन और कॉसेक मल्टीप्लाई होकर 1 बना लेंगे, तो 1/1 ही आएगा, यानी 1 इंटू डी एक्स। तो 1 इंटू डी एक्स या केवल डी एक्स, तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स। यहाँ पर ध्यान देना है कि इंटीग्रेट करते समय कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएगा, यहाँ पर केवल हम लोगों को जो एक्चुअल इंटीग्रल है वही लेना होता है। जैसे इंटीग्रेट करने पर हम लोग हमेशा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी ले लेते हैं, तो वो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में दो इंटीग्रल मतलब दो कांस्टेंट C1 C2 पहले से लिए गए हैं, वही लेना है। और यहाँ अल्फा 1 अल्फा 2 कैलकुलेट करते समय ये सब अलग से आर्बिट्ररी कांस्टेंट और नहीं ऐड करने हैं, केवल उनका एक्चुअल फंक्शन यानी उतने ही वैल्यू को लेना है, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अल्फा 1 निकालने के लिए ये फार्मूला, एंड अल्फा 2 ये भी एक्स का फंक्शन है, तो इसके लिए इंटीग्रल लिखना है। अगर ये वाला फार्मूला याद है तो ये भी अपने आप हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। अल्फा 1 वाले में फाई 2 लेना है, तो अल्फा 2 वाले में फाई 1 लेना है, और अपॉन में W वैसे ही रहेगा, और ये माइनस में है लेकिन ये वाला प्लस में ही रहेगा। तो बस ये फार्मूला, दो फार्मूला याद रखना, इस इंटीग्रल को भी हम लोग को कैलकुलेट कर लेना है। जहां अल्फा 1 और अल्फा 2 कैलकुलेट हुआ तुरंत पर्टिकुलर आ जाएगा। आर एक्स क्या है, ये हम लोगों को आर एक्स दिया है जो इक्वल के राइट साइड में होता है, आर एक्स इंटू फाई 1 हमारा क्या है, कॉस ऑफ एक्स है, और रॉन्स्कियन है 1 के बराबर इंटू में डी एक्स। अब अगर हम कॉसेक को नीचे ले जाएं तो बन जाएगा साइन, कॉसेक नीचे जाएगा तो साइन बन जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन, तो ये बन जाएगा कॉट एक्स बन जाएगा। तो कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, कॉट एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग मॉड साइन एक्स, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स। तो ये हमने अल्फा 2 निकाल लिया है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन होता है, कुछ लोग अल्फा 1 अल्फा 2 को ए बी लिख देते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, फाई 1 फाई 2 को कैपिटल ए कैपिटल बी, तो वहाँ नोटेशन की बात है, कोई घबराने की बात नहीं। एक्चुअल में फॉर्मूला यही है और कैलकुलेशन इसी तरह आपको करनी है। तो बस अब पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका क्या होगा, तो नाउ पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका हम कैसे निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाएगा इसका, पी आई यहीं पर लिख लेते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो अल्फा 1 अल्फा 2 हमने निकाल लिया, हमें फाई 1 फाई 2 भी पता है, तो ये चार चीजें पता होनी चाहिए। फाई 1 फाई 2 तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से ही निकल आया, अल्फा 1 और अल्फा 2 हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये अल्फा 1 हमारा कैलकुलेट है और ये अल्फा 2 कैलकुलेट है। तो बस इन चारों की मदद से हम पर्टिकुलर लिख लेंगे, फाई 1 फाई 2 और अल्फा 1 अल्फा 2 से। तो इसके लिए फार्मूला होता है अल्फा 1 इंटू में फाई 1 प्लस अल्फा 2 इंटू में फाई 2, यही पर्टिकुलर इंटीग्रल को लिखने का फार्मूला है। अल्फा 1 इंटू फाई 1,
अल्फा 1 क्या है, माइनस का x, और फाई 1 क्या है, फाई 1 का मतलब कॉस ऑफ x, और प्लस अल्फा 2 हमने निकाल रखा है यहाँ पर लॉग मॉड साइन x, और इनटू में फाई 2 क्या है, साइन ऑफ x। ये है हमारा PI। सो दैट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो हम लोगों ने पर्टिकुलर इंटीग्रल भी यहां पर निकाल लिया है। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों का जो सम होगा वही हमारा क्या आएगा, y की वैल्यू, यानी फाइनल सॉल्यूशन वही होगा। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल से। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या है, c1 cos x प्लस c2 sin x, और प्लस आगे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, नीचे आपको एक लाइन में लिखना है अगर आपके पास कॉपी में जगह है तो c1 cos x मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर हमारा ये है, अब यहाँ ये प्लस लिखना है लेकिन ये माइनस में है, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस में ही लिखना होगा, माइनस का x cos x प्लस लॉग मॉड ऑफ साइन x इंटू में साइन x। ध्यान रखना है कि ये लॉग के अंदर साइन x लिखा हुआ है और ये साइन x बाहर है। अगर कंफ्यूजन हो तो आप ये वाला साइन लॉग के पहले भी लिख सकते हैं, जैसे कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे इसको हम लिख ही दे रहे हैं, जैसे कोई दिक्कत ना हो, जैसा ऐसा ना लगे कि वो उसके अंदर लिखा है। तो इसको लिखते समय आप चाहे साइन को पहले ही लिख लीजिए, साइन ऑफ x इंटू लॉग मॉड साइन x। मतलब ये क्लियर दिखना चाहिए कि भाई ये जो साइन है वो बाहर है, नहीं तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि लॉग के अंदर वो लिखा है। तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए वाला। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। तो इसमें यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसमें कह रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी जो अपॉन में लिखा होता है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस वेरिएबल को चेंज करना है और तब इसे सॉल्व करना है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने वाला रूल आयलर इक्वेशन में भी है। तो हम लोग देख लें, ये आयलर इक्वेशन तो नहीं है। अगर आयलर इक्वेशन होगा तो उस मेथड से करेंगे, आयलर इक्वेशन नहीं होगा तो इसके लिए दूसरा मेथड है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है तो x की पावर भी 2 होनी चाहिए। अगर y को 1 बार डिफरेंशिएट किया गया है तो यहाँ पर इनटू में x का पावर 1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। और जो केवल y लिखा रहता है उसमें x होना ही नहीं चाहिए, केवल कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकता है। इसका मतलब ये आयलर इक्वेशन नहीं है। अगर इसको हम आयलर इक्वेशन बनाना भी चाहें तो अगर पूरे इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई अगर हम करें तो यहाँ x स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ x स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर मैच करने लगेगा। यहाँ x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक बार y को डिफरेंशिएट किया गया, एक बार x आ जाएगा, तो यहाँ तक तो ठीक रहेगा। लेकिन जब पूरे में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x की पावर 4 आ जाएगा, तो ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि y के साथ केवल कांस्टेंट हो सकता है आयलर इक्वेशन में। तो x का मल्टीप्लाई करने पर भी ये आयलर इक्वेशन नहीं बनेगा, इसका मतलब ये आयलर इक्वेशन नहीं है। तो इसको हम दूसरी तरह ट्रीट करेंगे, वो कैसे है वो हम लोग देख रहे हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नोट कर ले रहे हैं, ये लिखा हुआ है और माइनस का dy बाई डी एक्स माइनस का 4x क्यूब y है इज इक्वल टू 8x क्यूब साइन ऑफ x स्क्वायर है। तो अब ये आयलर इक्वेशन तो है नहीं, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पर जो y का सबसे हाईयर ऑर्डर है
यानी y को जहां पर सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट x, तो जो भी यहाँ मल्टीप्लाई हो उसी से पूरे में डिवाइड कर देना चाहिए। तो यहाँ पर हम करेंगे डिवाइड थ्रू आउट बाई x वी गेट, तो पूरे इक्वेशन में हम x से डिवाइड करेंगे। तो अगर यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन x ये गायब हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। और यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन x dy बाई dx, और फिर यहाँ जब हम लोग x से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा वो 4, x से डिवाइड करेंगे तो एक x खत्म हो जाएगा तो x स्क्वायर y, और इधर भी x से डिवाइड करेंगे तो एक x गायब हो जाएगा। ये हमारा बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है, y डबल प्राइम प्लस p इंटू वाई प्राइम प्लस q, y इज इक्वल टू r। y डबल प्राइम का मतलब है y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, मतलब ये और ये एक ही चीज है, चाहे इस तरह लिखा जाए या इस तरह, बात एक ही है। एक्चुअल में ये d2y बाई dx स्क्वायर है और ये dy बाई dx, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है या इससे भी लिखा जा सकता है, दोनों एक ही चीजें हैं। तो अब इससे हम ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए। तो ऑन कंपैरिजन वी गेट, तो इसको हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर p के सामने क्या मिलेगा, p के सामने मिलेगा माइनस का 1 अपॉन x, और यहाँ पर q हमें मिलेगा माइनस का 4x स्क्वायर, एंड हमें r यहाँ पर मिल जाएगा 8x स्क्वायर साइन ऑफ x स्क्वायर। तो ये हमें पी क्यू आर जो है मिल गया है। तो सबसे पहला स्टेप पी क्यू आर हमें निकाल लेना है, उसके बाद हमेशा एक अजम्पशन इसमें लिया जाता है। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट हमें लेट करना है dz बाई dx का होल स्क्वायर। ये हमेशा आपको यही मानना है, क्वेश्चन कोई भी हो, ये हमारा थ्योरी पार्ट में यही पढ़ाया जाता है। इसके लिए भी एक एल्गोरिथम है, उससे निकाला गया है। तो अगला स्टेप यही है, हमेशा हर क्वेश्चन में यही लेट करना है, dz बाई dx का होल स्क्वायर के बराबर में q एज्यूम करना है। लेकिन यहाँ हमने माइनस साइन नहीं लगाया है, तो ध्यान रखना है q चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, हमेशा आपको प्लस में ही लेना है। यानी माइनस साइन अगर है भी तो उसे ओमिट करना है, उसे छोड़ देना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी, प्लस में है तो ठीक है, माइनस में है तब भी आपको हमेशा प्लस में ही लेना है। अब ये स्क्वायर उधर जाकर स्क्वायर रूट बना लेगा, स्क्वायर रूट ये हो जाएगा। तो dz बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा 4 का अंडर रूट हो जाएगा हमारा 2, और x स्क्वायर बन जाएगा x। तो अब ये dx इस साइड होकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे वेरिएबल सेपरेबल की तरह। तो dz का इंटीग्रेशन हो जाएगा z, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो z बराबर आ गया x स्क्वायर। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेट करते समय कोई भी नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट ले लेने हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को कभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं लेना। तो हम लोगों ने जो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है वो z है। z ही हमारा क्या है, नया जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था कि जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करिए। तो नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने z एज्यूम किया है, और यहाँ पर नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और गिवन जो पहले से ओल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उन दोनों में हमने यहाँ रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया है। तो जब ऐसा रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो उसके बाद
हमारा क्वेश्चन कुछ दूसरी तरीके से रिड्यूस हो जाता है। वो कैसे रिड्यूस हो जाता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x to z, तो बाई चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x to z, जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से z में चेंज कर देंगे तो इक्वेशन रिड्यूसेस टू, तो हमारी इक्वेशन कुछ नए तरीके से रिड्यूस हो जाएगी। कैसे रिड्यूस हो जाएगी? तो वो इस तरह रिड्यूस हो जाएगी d2y बाय dz स्क्वायर। क्यों ऐसा क्यों जाएगा? क्योंकि x को हमने z मान लिया है, तो x की जगह z आ जाएगा, x की जगह पर z प्लस यहाँ पर p की जगह, यही वाला इक्वेशन हम लिख रहे हैं जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसी को हम लिख रहे हैं। y डबल प्राइम की जगह आप इस तरह भी लिख सकते हैं, y डबल प्राइम की जगह d2y बाई dz स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है। हम इस तरह लिखते, लेकिन हमने यहाँ पर वेरिएबल चेंज करा है तो z यहाँ दिखे, इसलिए क्लियरिटी के लिए हमने ऐसा ही फॉर्म यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ अपॉन में z दिखता रहे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। चाहे आप y डबल प्राइम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये ज़्यादा अंडरस्टूड है क्योंकि नीचे z यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और उसके बाद p की जगह यहाँ कोई नया आ जाएगा p1, और यहाँ पर y प्राइम मतलब dy बाई dz प्लस यहाँ पर q की जगह कुछ नया आ जाएगा q1, और इनटू में y इज इक्वल टू r की जगह कुछ नया आ जाएगा r1। क्यों? क्योंकि जब हमने वेरिएबल चेंज कर दिया है तो यहाँ पर p, q और r की वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। जब वेरिएबल को हमने x से z बनाया तो p, q, r जो हमने निकाला है ओरिजिनल वाले से वो भी चेंज हो जाएगा। तो चेंज जो होकर नया बनेगा उसका नाम हमने p1, q1 और r1 रखा है। लेकिन सवाल ये है कि p1, q1 और r1 हैं क्या, वो हमें पता नहीं है, तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। तो अब अगर p1, q1, r1 निकाल लिया तो बस काम बन गया। तो वेयर जहां पर हमारा p1 के बराबर क्या है वो फॉर्मूला सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो वेयर p1 इज इक्वल टू यहाँ पर होता है d2z बाय dx स्क्वायर प्लस p dz बाय dx अपॉन dz बाय dx का होल स्क्वायर, और q1 की जगह पर होता है q अपॉन dz बाय dx का होल स्क्वायर, एंड r1 की जगह पर यहाँ होता है r अपॉन dz बाय dx का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा एज ए फॉर्मूला कि p1, q1 और r1 क्या होता है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो अब हम बारी बारी p1, q1 और r1 को कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ p1 क्या है? p1 हम निकालेंगे p1, तो p1 निकालने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि z को x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है? z की वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर। तो अब p1 निकालने के लिए यहाँ z को x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dz बाय dx जब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x, और दूसरी बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो केवल 2 आएगा। तो d2z बाय dx स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस का p यानी ओरिजिनल वाला p की जगह यहाँ क्या लिखा है? -1 अपॉन x इंटू dz बाय dx। dz बाय dx कितना है? 2x अपॉन में dz बाय dx का होल स्क्वायर। तो ये dz बाय dx का होल स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर।
तो इसी को हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पर x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 2 और ये प्लस माइनस माइनस का यहाँ से 2 बचेगा अपॉन 4x²। तो 2 - 2 0। अब ऊपर अगर 0 आ गया तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो P1 हमारा क्या हो गया 0। एक चीज़ हमने निकाल लिया। अब Q1 निकालेंगे। Q1 क्या कहता है कि Q अपॉन Q मतलब वही ओरिजिनल वाला Q, तो यहाँ पर Q हमारे पास क्या लिखा है -4x² अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। तो ये है dz/dx, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4x² ये कैंसिल हो गया, तो Q1 की जगह आ जाएगा -1 एंड फाइनल हमारा R1 है। R1 की जगह क्या है R मतलब यही जो अपना पुराना वाला R है, और यहाँ पर साइन ऑफ x², इसके अपॉन में भी dz/dx का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x²। तो x² से x² कैंसिल, 4 को ये 8 में डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से जब डिवाइड कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और साइन ऑफ x²। तो ये हमने नया वाला P1, Q1 और R1 निकाल लिया। तो इस नए वाले से ही काम बनेगा। तो देखते हैं अब क्या बन जाएगा। तो नया वाला हमारा जो इक्वेशन ये बना हुआ है, इसमें हम लोग P1, Q1 और R1 का वैल्यू जो अभी निकालें उसको उठाकर बिल्कुल आराम से चुपचाप रख देंगे। तो इसके आगे से हम लोग यहाँ कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए कहाँ पे किया जा रहा है। पहले ये है, उसके बाद इधर है, और लास्ट में इसके बाद हम एरो बना दे रहे हैं, इसके बाद यहाँ से आपको देखना है। तो अब क्या है, ये हमारा है। तो नाउ अब यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा d2y/dz², और P1 की जगह हमें क्या लिखना है 0, तो 0 × dy/dz प्लस Q1 की जगह -1। तो यहाँ जब -1 लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो केवल y। और R1 की जगह पर 2 साइन ऑफ x²। तो ये बीच वाला टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर गायब हो जाएगा, तो d2y/dz² और माइनस का y = 2 साइन ऑफ x²। तो ये नया डिफरेंशियल इक्वेशन बना। अब यहाँ जाकर मिला क्या हमें, ये जो इक्वेशन गिवन था, अब ये इक्वेशन इस तरह बन चुका है, इस तरह ये रिड्यूस होकर बन गया, इतना छोटा बन गया ये z के रिस्पेक्ट में, ये बनकर बिल्कुल छोटा। अब इसको हम लोग बहुत आराम से निकाल लेंगे। अब यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा और यहाँ से पर्टिकुलर निकल आएगा, और दोनों को जोड़ देंगे जैसा हम लोगों ने यहाँ क्वेश्चन 3A में किया था। लेकिन इसका पर्टिकुलर हम निकालेंगे इनवर्स ऑपरेटर से, तो जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, तो पहले हम लोग CF निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो m का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस जो y का कोफिशिएंट हो 1 और बराबर में 0। तो यहाँ से ये उस साइड जाएगा तो m बराबर आ जाएगा हमारा प्लस माइनस का 1। रूट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, C1 × e का पावर प्लस 1 × में z, और प्लस C2 और e का पावर में -1 × में z। ऐसा ही करते हैं, लेकिन इसको हम लोग अब ओरिजिनल वाले फॉर्म में चेंज भी कर लेते हैं इसी लगे हाथ, क्योंकि एक्चुअल जो हमारा वेरिएबल है वो x है। तो z बराबर हमने निकाला क्या था,
z बराबर निकाला था एक्स स्क्वायर, क्योंकि फाइनल आंसर तो हमारा x के टर्म्स में ही आएगा, तो हमने z की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया। ये z का इस्तेमाल तो हम लोगों ने बीच में अपना काम बनाने के लिए किया था, तो जहां जहां z था वहां वहां हमने ये एक्स स्क्वायर उठाकर रख दिया, जो ये रिलेशन स्टैब्लिश किया गया था। तो इस तरीके से हमने ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट निकाल लिया है। बस अब इसका हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल PI, और इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम इनवर्स ऑपरेटर मेथड यूज करेंगे। इनवर्स ऑपरेटर मेथड के लिए 1 अपॉन, यहां पर y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया इसलिए d2, और यहां पर y का कोफिशिएंट माइनस का 1, ये बन गया। उसके बाद यहां पर जो भी हमारा लिखा हुआ है 2 साइन ऑफ, यहां एक्स स्क्वायर, एक्चुअल में हम लोग इसको z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो चाहे तो आप यहां पर इसको z ही लिखा रहेंगे, क्योंकि यहाँ z के रिस्पेक्ट में है तो इसको आप यहाँ z लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बाद में इसको आपको बनाना ही पड़ेगा। अभी के लिए आप चाहे तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह z लिख दें, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर z है, तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर की जगह z लिख दीजिए, उससे कोई समस्या नहीं, यहाँ भी लिख दीजिए। केवल इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते समय ही इस्तेमाल है, बाकी ये वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा, इससे कोई लेना देना है नहीं। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमने z को चेंज कर लिया है, इसलिए यहाँ भी z रखकर ही निकालना पड़ेगा, बात ये है, बाकी और इसका इस्तेमाल कहीं होता नहीं। तो अभी z रख के अपना काम हम चला लेंगे, बाद में वापस में z की जगह एक्स स्क्वायर यहाँ से लिखना ही होगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स स्क्वायर की जगह हमने z पुट कर दिया। तो अब क्या होता है, जब कांस्टेंट जो 2 है, 2 से कोई मतलब यहाँ पर है नहीं, 2 अपनी जगह पर पड़ा रहेगा और साइन ऑफ z भी अपनी जगह पड़ा रहेगा। लेकिन जब यहाँ पर साइन फंक्शन हो या कॉस फंक्शन हो, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे सॉल्व होता है, जहां जहां डी स्क्वायर हो वहां पर z का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर का नेगेटिव लेते हैं। मतलब यहाँ z का कोफिशिएंट कौन है, 1, तो -1 का स्क्वायर लिखना है, कहां पर, डी स्क्वायर की जगह। यहां ध्यान देने वाली बात है कि 1 का स्क्वायर तो किया गया है, लेकिन ये माइनस स्क्वायर से बाहर लगाया गया है, मतलब -1 का स्क्वायर ये नहीं है, -1 का स्क्वायर है, मतलब -1 के बाहर लिखा है, ये इसमें ध्यान देना है। कहने का मतलब फॉर्मूले में -a² लिखा होता है, मतलब स्क्वायर कर दीजिए, लेकिन ये माइनस आपको बाहर लगाना है। तो करना क्या है, जहां पर z का कोफिशिएंट है, z का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को डी स्क्वायर की जगह लिखना। जहां जहां डी स्क्वायर होता है वहां पर z के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके लिख दिया जाता है, और आगे माइनस, तो माइनस का 1 का स्क्वायर, यानी z का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर आगे माइनस लगा रहेगा, और ये -1 अपनी जगह पर वैसे का वैसा ही रहेगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये रफ का काम है। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो -1 -2, तो -2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल माइनस का साइन z बचेगा, केवल ये बचेगा, ये -2 से 2 कैंसिल, तो z की जगह हम क्या लिख देंगे, वापस से वही अपना एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। तो बस इसका यही काम है, जब जब इसको सॉल्व करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ z बना लेना है, तो बस हो गया काम। अब ये हमारा पर्टिकुलर है और ये कॉम्प्लीमेंट्री है और ये पर्टिकुलर, तो इसलिए अब हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1e का पावर एक्स स्क्वायर प्लस c2 e का पावर -x² और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल माइनस का साइन ऑफ x²। तो ये हमारा इसका फाइनल एंड रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा
जो 3 का पार्ट ए वाला है वो इसके कंपैरिजन में इजी भी है और जल्दी से उसका आंसर भी आ जाएगा। 3 का जो बी वाला पार्ट है वो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में लंबा समय लेने वाला है। बाकी हमने दोनों कर दिया, आप इसमें से कोई भी एक आराम से कर सकते हैं। उसके बाद 4 का पार्ट ए है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है स्टेट कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है उसका स्टेटमेंट देना है, केवल स्टेटमेंट प्रूफ नहीं करना है। हेंस फाइंड, और उसी की मदद से फाइंड करना है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। तो पहले कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट देंगे और हेंस का मतलब उसी की मदद से हम लोग इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि स्टेट करने के लिए कहा है तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखा जाए। तो स्टेटमेंट यहाँ पर ये है कि इफ अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालें किसी फंक्शन f ऑफ s का, तो मान लिया जाए कि वो ft है। यही स्टैंडर्ड नोटेशन है। एक्चुअल फंक्शन को स्मॉल f से लिखते हैं और जो लाप्लास, उसका लाप्लास निकालने के बाद जो आता है उसको हम कैपिटल F लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ से जब लाप्लास इनवर्स निकालेंगे f का, यानी f का जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो स्मॉल f से नोटेशन दिया जा रहा है। तो अगर कैपिटल F का लाप्लास इनवर्स निकालने पर स्मॉल f आ रहा है एंड उसी तरीके से एक फंक्शन कोई दूसरा है gs, अगर उसका लाप्लास इनवर्स लेने पर कोई फंक्शन gt आ रहा है, ये कैपिटल G है और ये स्मॉल g आ रहा है, देन तब क्या होगा, तब जो लाप्लास इनवर्स होगा fs इंटू gs का। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमेशा दो चीज के प्रोडक्ट के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए, तो लाप्लास के लिए यहाँ प्रोडक्ट की बात की जा रही है। तो मतलब अगर f का इनवर्स लाप्लास पता है, ये है, उसी तरह g का इनवर्स लाप्लास पता है, ये है, तो इन f और g दोनों के प्रोडक्ट का, दोनों के मल्टीप्लाई का लाप्लास क्या होगा ये पूछ रहा है। f का पता है, कैपिटल F का पता है, कैपिटल G का पता है, तो दोनों के मल्टीप्लाई का क्या होगा। कॉन्वोल्यूशन का मतलब यही होता है कि दोनों के प्रोडक्ट के बारे में बताना। कॉन्वोल्यूशन किसी भी चीज का निकाला जाए उसमें प्रोडक्ट के बारे में ही बताते हैं। तो दोनों के प्रोडक्ट का जो होगा वो 0 to t f ऑफ x इंटू g ऑफ t माइनस x dx होगा, ऐसा थियरम कहता है। तो इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमने f ऑफ t लिखा है, यहाँ g ऑफ t लिखा है और यहाँ हमने x लिख दिया है। तो चाहे यहाँ भी आप f ऑफ t लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल t पहले से ही फॉर्मूले में है, इसलिए यहाँ पर हम x और x लिख रहे हैं। क्वेश्चन भी हमारा, क्वेश्चन तो s के फॉर्म में दिया है, तो मेन कारण यही है हम यहाँ पर t ही लिखते जैसा फॉर्मूले में लिखा होता है, लेकिन यहाँ t नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल t आ चुका है। तो यहाँ x की जगह आप u लिख लीजिए, w कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ x लिख दिया है। कोई भी फंक्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो नाउ हम लोग इसी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो नाउ लेट, हम लोग लेट कर ले रहे हैं कि f ऑफ s इज इक्वल टू एंड g ऑफ s इज इक्वल टू। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान दें कि हमारे पास यहाँ दो चीज़ें हैं मल्टीप्लाई में। इस फंक्शन को एक्चुअल में हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 अपॉन में लिखा है s स्क्वायर s प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन s स्क्वायर इंटू 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे। तो ये दो मल्टीप्लाई में दिखने लगा, क्योंकि जब तक दो चीज़ें मल्टीप्लाई में नहीं होंगी तब तक कन्वोल्यूशन थ्योरम लगेगा नहीं। तो ये f है और ये g है, तो हम जानबूझकर इसको g मानेंगे,
और दूसरे वाले को f, वो हमारे ऊपर है भाई, मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे हम किसी को कुछ भी लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो छोटा वाला है उसी को आप हमेशा g मानिए, तो उससे फायदा होता है। क्यों फायदा होता है? क्योंकि g वाले में t माइनस एक्स भी करना पड़ेगा, और जब t माइनस एक्स छोटे वाले फंक्शन में रहता है तो कैलकुलेशन इजी रहती है। तो आप कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जो दोनों में जो छोटा हो उसी को आप g मानिए, तो जल्दी आंसर आ जाएगा, कम कैलकुलेशन में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो अब फॉर्मूले में पहले हम इसका लाप्लास इन्वर्स दोनों का निकाल लें। तो लाप्लास इन्वर्स हम निकालेंगे fs का, लाप्लास इन्वर्स fs, fs मतलब इसका लाप्लास इन्वर्स, fs की वैल्यू यही तो है। इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होता है? इसका लाप्लास इन्वर्स होता है e टू द पावर माइनस का x इंटू में x। यहाँ हम t भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप बुक में पढ़े होंगे तो हमेशा यहाँ t ही लिखा रहता है। तो आप चाहे t लिखिए चाहे x लिखिए, हम यहाँ x लिख रहे हैं क्योंकि हमने फॉर्मूले को भी x के फॉर्म में ही लिखा है। तो t और x लिखने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरह यहाँ हम लाप्लास इन्वर्स निकाल लेंगे g ऑफ s का। तो 1/s² का लाप्लास ट्रांसफॉर्म केवल x होगा। तो ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है बता देते हैं हम आपको फॉर्मूला, तो आप आराम से इसको याद रखिए, क्योंकि छोटे छोटे फार्मूले भाई, बेसिक फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो जैसे हम लोग यहाँ पर साइड में देख ले रहे हैं, अगर हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है किसी इस टाइप के फंक्शन का जो इस तरह का लिखा होता है 1 टाइप का, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है वो हम लोग देख लें। जैसे लाप्लास इन्वर्स निकालना है 1/s की पावर n का, तो इसके लिए फार्मूला रहता है x की पावर n-1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल। एक्चुअल में ये होता है, बुक्स में यहाँ t लिखा रहता है लेकिन हम x लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ x लिख चुके हैं, x के फॉर्म में चल रहे हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं। तो जैसे यहाँ पर s² है तो यहाँ n की जगह 2 लिखा है, तो यहाँ x की पावर 2-1 और नीचे 2-1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ 2 में से 1 गया तो 1x की पावर 1 और नीचे 2 में से 1 गया तो 1 का फैक्टोरियल 1, यानी केवल x आया। तो इस तरीके से 1/s² का जब लाप्लास इन्वर्स निकाला गया तो केवल x आया। और ये इसका कैसे आ गया? जो स्क्वायर लगा है, जैसे यहाँ पर s का स्क्वायर है तो केवल x हुआ, तो यहाँ s+1 का स्क्वायर है तो केवल x तो रहेगा। लेकिन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से जो यहाँ पर ये s के साथ कुछ जोड़ा या घटाया जाता है, उसके लिए e का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो e मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से रूट निकाला जाएगा। s+1 के बराबर 0 तो s बराबर -1, तो ये जो रूट आएगा उसी को e की पावर में चढ़ाकर x लगा देना है, मतलब e का पावर -1 इंटू x ऐसा कर देना है। तो इसी वाले से समझ के हम ये भी लगा लिए हैं, ये हो गया। तो फिलहाल ये बेसिक फार्मूले हैं, ये हमेशा हमें याद होने चाहिए। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो इसका जो लाप्लास, अभी क्वेश्चन में क्या बताया गया, इसका जो लाप्लास इन्वर्स निकला है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम ft बोल रहे हैं। तो ये है हमारा ft, लेकिन हम t की जगह x लिख रहे हैं शुरू से ही, वो फार्मूले में लिख कर बताया गया है तो ठीक है, हम लोग एक्चुअल में ये लिख रहे हैं। तो g का जो लाप्लास इन्वर्स निकाला गया उसको gt बोल रहा है, तो हम यहाँ उसको gx लिख रहे हैं, t की जगह हम x लिख रहे हैं। तो बस ये हो गया। तो सबसे पहला काम आपको क्वेश्चन में यही करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये जो गिवन है बहुत आसान है, एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको आप दो पार्ट में ब्रेक करिए। जैसे हमने इसको 1/s² इंटू 1/s+1 का होल स्क्वायर माना, छोटे वाले को आप g मानिए और बड़े वाले को f मान लीजिए, फिर दोनों का लाप्लास इन्वर्स निकाल लीजिए, दोनों का लाप्लास इन्वर्स, ये g की जगह स्मॉल g और ये कैपिटल वाले के इन्वर्स को स्मॉल f जो है लिखते हैं। ये कैपिटल F का जो लाप्लास इन्वर्स है वो स्मॉल f है और कैपिटल G का जो लाप्लास इन्वर्स है वो स्मॉल g है। तो अब हम आ जाते हैं फॉर्मूले पर।
तो कुल मिलाकर एफ और जी का लाप्लास इनवर्स आपको निकाल लेना है, यही करना है। तो नाउ बस ये निकल गया तो काम हो गया, फिर कुछ करना ही नहीं। तो नाउ लाप्लास इनवर्स, यहाँ एफ इंटू जी बोला है तो हम एफ की जगह और जी की जगह ये दोनों को लिख दे रहे हैं। तो दोनों को लिख देने का मतलब है यही क्वेश्चन हो जाएगा। एफ की जगह पर हम लिखेंगे 1/s+1 का होल स्क्वायर और जी की जगह पर ये हमारा क्वेश्चन ही तो है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो बन जाएगा। इसी को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया। तो फिलहाल हम फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख कर दिखा रहे हैं कि ये है हमारा लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ और ये जी, ये एफ ये जी है तो ये एफ और जी है। फिर क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स, यानी जो लाप्लास इनवर्स का वैल्यू आ रहा है वो लिखिए। तो लाप्लास इनवर्स जो एफ का आ रहा है वो क्या आ रहा है, e का पावर -x इंटू एक्स, इसी को हम f कहते हैं। एफ एक्स का मतलब कैपिटल F का जो लाप्लास इनवर्स है वही स्मॉल f है। तो स्मॉल एफ एक्स की जगह ये है, तो स्मॉल एफ एक्स की जगह इसको उठाकर हम यहाँ फिट कर दे रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद फार्मूला क्या कहता है कि यहाँ g लिखिए, तो जो कैपिटल G का लाप्लास इनवर्स है वही स्मॉल g है। तो यहाँ स्मॉल g हम लिखने जा रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ t-x लिखना है। तो स्मॉल g का वैल्यू, स्मॉल g यहाँ लिखना है, लेकिन स्मॉल g की वैल्यू है क्या, x। तो x नहीं लिखेंगे, क्या बोला है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ t-x लिखिए। तो ये तो केवल बेचारा x ही है, तो x की जगह पर t-x लिखा जाएगा इंटू dx। बस केवल यहीं तक आपको समझना है क्वेश्चन। बस अगर यहाँ तक आपने समझ लिया बस काम आसान हो गया। अब बस केवल ये कैलकुलेशन कर दिया आपने, आंसर आ गया। अब इसका खेल खत्म। इसको हम मल्टीप्लाई करके, भाई 1 इंटू 1 यही होगा, और इसको हम अपना पहले की तरह ही लिख दे रहे हैं, ये हो गया। बस इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। समझने वाला खेल अब खत्म। तो यहाँ पर इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू t-x², e की पावर -x को हम बाद में लिख दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इतने पूरे को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको पूरे को सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला लगाएंगे। तो अब क्या आएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो e की पावर -x का इंटीग्रेशन e की पावर -x आएगा, और ये माइनस जो x का कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, और इसमें लिमिट हमें लगा देना है 0 से t तक। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वाले को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा 1, तो यहाँ से केवल t बचेगा, और x² का हो जाएगा माइनस का 2x, और e की पावर -x का e की पावर -x होगा, और जब -x को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा। और यहाँ लिमिट हमारी 0 से t तक लगी हुई है, यहाँ पर हम लोग लिमिट लगा देंगे। जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ वहाँ हमें लिमिट लगानी है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x की जगह हमें लिमिट रखनी होगी। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम t रखेंगे। तो x की जगह जब यहाँ t लिखेंगे तो t इंटू t² और यहाँ भी t², तो t² माइनस t² 0 हो जाएगा। तो पहले हमने x की जगह अपर लिमिट लिखा, फिर माइनस लगाकर x की जगह लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कौन है 0, तो x की जगह 0, यहाँ 0, फिर माइनस लगाकर जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 0, तो 0 माइनस 0, तो ये पूरा 0 ही आएगा, इससे कुछ मिला नहीं। फिर प्लस, अब यहाँ पर हमें वापस से फार्मूला लगाना है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो यहाँ वापस से लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e की पावर -x का e की पावर -x, और जो x का कोफिशिएंट -1 है वो बाहर आ जाएगा, यानी एक्चुअल में वो डिवाइड में आ जाता है, लेकिन -1 डिवाइड में लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो नीचे ही -1 लिखने इसका मतलब है साइन चेंज कर देगा, तो माइनस आ जाएगा आगे। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, लिमिट हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं 0 से लेकर t तक, और माइनस फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन, t का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 0, और क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में करें t हमारे लिए अभी कांस्टेंट है, तो t का हो जाएगा 0 और -2x का होगा -2, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस का ये हो जाएगा 2, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो चुका है, तो फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन और सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन e की पावर -x का इंटीग्रेशन e की पावर -x, और जो x का कोफिशिएंट है -1 वो डिवाइड में आ जाएगा, तो -1 यहाँ साइन चेंज कर देगा, इनटू में dx, और लिमिट 0 से लेकर t तक, ये 0 बन ही चुका है, इसका काम अब खत्म, ये पूरा खत्म हो गया, 0 हो गया। यहाँ माइनस लगा हुआ है, अब हम यहाँ से लिख रहे हैं, ये माइनस लगा है, और यहाँ हम लिमिट लगाएंगे वापस से, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें t लिखना है, तो यहाँ हम x की जगह लिखेंगे t, तो t माइनस ये 2t बन जाएगा, t माइनस 2t यानी माइनस का 1t ये, और यहाँ भी हम लिखेंगे x की जगह t, तो इनटू में e का पावर माइनस का t, फिर माइनस लगाकर पहले x की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 लिखना है, x की जगह यहाँ 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, t माइनस 0 और e का पावर -0, ये हो गया। फिर यहाँ पर -2 बाहर आ गया, e की पावर -x का इंटीग्रेशन e का पावर -x ही होगा, और एक माइनस बाहर आ जाएगा, ये तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया, और यहाँ पर लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर t तक, ये बस इसको सॉल्व कर लिया हमने, आंसर आ गया। और ये बराबर में तो अपना यही चला ही आ रहा है, इसी को नोट करना है। तो आगे हम यहाँ लिख रहे हैं लाप्लास इन्वर्स 1/s² s+1 का होल स्क्वायर बराबर में, क्या है ये, माइनस बाहर लगा हुआ है, ये है माइनस का t इंटू e का पावर -t, और ये है ये e का पावर 0 यानी 1 आ जाएगा, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो केवल -t यहाँ से मिलेगा, ये मिला। और यहाँ पर प्लस का 2 लिखा हुआ है, यहाँ लिमिट लगाएंगे, x की जगह पहले हम t लिखेंगे, तो e का पावर -t, फिर माइनस लगाएंगे, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगाकर लोअर, e की जगह e की पावर -0, तो पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट, बस मतलब केवल इंटीग्रेशन ही अब करना है। अब इसमें कोई नया काम तो है नहीं, इसमें समझना था केवल यहाँ तक, और ये फार्मूले पर रख देना था, जहाँ आपने फार्मूला रखा उसके बाद हम यही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉर्मल जो इंटीग्रेशन है। फिर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, t e का पावर -t, और ये माइनस माइनस प्लस का t, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस का 2e का पावर -t, और ये e का पावर 0 1 बनेगा 1, तो 2 1 जा 2 माइनस का। एक लाइन हम इसको और लिखेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे जैसे इसकी सुंदरता और बढ़ जाए। तो पहले लिखेंगे t e का पावर -t, उसके बाद प्लस का 2e का पावर -t, उसके बाद प्लस t, फिर माइनस का 2। इसको हमने पहले लिख दिया है, जैसे e का पावर वाले एक साथ आ जाएं, तो ये हमारा इसका फाइनल एंड रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो ये आ गया आपका इसका आंसर। आप चाहें तो यहाँ से और यहाँ से e का पावर -t कॉमन लेकर ब्रैकेट में t+2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका पूरा सुंदर सा फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद
हम लोग का फोर्थ का पार्ट बी वाला है। इस क्वेश्चन में बताया है यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करके हम लोगों को ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। यहाँ पर कुछ इनिशियल कंडीशन भी बताया है कि y का वैल्यू एट 0 कितना है 3 के बराबर, और y का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये प्राइम लगने का मतलब कि एक बार y को डिफरेंशिएट किया गया, तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 कितना दे रहा है 1 के बराबर। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग सबसे पहले अपना यहाँ पर जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से करना है, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले नोट कर ले रहे हैं। गिवन है यहाँ पर क्या d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू यहाँ पर बताया 6 cos ऑफ 2x, ये गिवन है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से हमें करना है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, तुरंत टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, तुरंत इसमें हम दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। तो यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y, और इधर भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो यहाँ पर जो 6 है वो कांस्टेंट है, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट मल्टीप्लाई होने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से बाहर कर दिया। तो यहाँ पर इसके पास लीनियर प्रॉपर्टी है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्म दोनों पर अलग अलग, मतलब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों पर अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, और यहाँ पर तो ये है ही cos 2x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस जो x का कोफिशिएंट है यहाँ 2 उसका स्क्वायर, तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा वहां उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ a की जगह पर 2 है। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर रिकॉल कर लें एक फॉर्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d2f बाई dt स्क्वायर अगर निकालना है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं s स्क्वायर इंटू में fs माइनस s इंटू f एट 0 माइनस का f प्राइम एट 0। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन लिखा है f, ये स्मॉल f है। अगर f को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है s स्क्वायर इंटू एफ एस, ये स्मॉल f है और ये कैपिटल F है। इसका क्या मतलब है, स्मॉल f का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसी को हम लोग कैपिटल F कहते हैं। मतलब यहाँ जो भी फंक्शन हो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ लिखा जाएगा। कैपिटल F जो होता है वो स्मॉल f का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, और यहाँ पर स्मॉल f, यहाँ स्मॉल f लिखा है, मतलब यही वाला फंक्शन यहाँ और यहाँ लिखना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे अपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके लिए s स्क्वायर, उसके बाद जो भी फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हमारे पास यहाँ y है, तो y का जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो, हमें नहीं पता क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि y का लाप्लास ट्रांसफॉर्म y बार है। हमने ऐसा मान लिया कि इसका जो y का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, मान लिया कि y बार है। उसके बाद क्या है माइनस का s इंटू f0, तो f की जगह हमारे पास y है तो y एट 0, फिर माइनस का वहाँ पर f प्राइम एट 0, तो मतलब यहाँ पर y प्राइम एट 0, मतलब y का फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट 0। फिर यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y पूछ रहा है, तो हमने पहले ही बताया कि y के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम y बार लिख रहे हैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y को हम y बार यहाँ लिख रहे हैं, और ये बन जाएगा 6s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4। तो अब यहाँ से और यहाँ से हम लोग y बार कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से s स्क्वायर और यहाँ से प्लस
1 और ये y बार हो गया हमारा कॉमन यहाँ से, और यहाँ से y बार हमने कॉमन ले लिया, तो s स्क्वायर और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, और माइनस का s इंटू वाई एट 0, तो y एट 0 कितना गिवन है 3 यहाँ बताया है, तो यहाँ पे इंटू में 3, माइनस का y प्राइम एट 0 कितना बताया है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये 6s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, तो ये s स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई बार है अपनी जगह पर, और ये 6s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, ये है 3 इंटू एस यानी 3s, माइनस 3s उधर जाएगा तो प्लस 3s, और माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1। यहाँ से हम y बार का वैल्यू अलग करना चाहते हैं, इसलिए हम सब उधर भेज दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6s और ये 3s प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो ये पूरा 3s प्लस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और हमें y बार का वैल्यू अलग करके निकालना होगा। यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3s क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से 3 4 जा 12s, और उसके बाद फिर 1 से होगा, पहले ये हो गया 3s स्क्वायर, फिर 3 4 जा 12s, अब 1 से करेंगे तो 1 इंटू एस स्क्वायर, फिर 1 इंटू 4, और होल अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4। अब उधर हम रफ कर दे रहे हैं, उसका काम अब नहीं है हमको, तो ये हो गया। अब यहाँ से y बार इज इक्वल टू, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लें, पहले लिख लेते हैं हम लोग 3s क्यूब, क्यूब वाला, फिर स्क्वायर वाला, प्लस 1s स्क्वायर, एक बार s स्क्वायर है, और s वाला यहाँ पर 12 और 6 18, 18s, और प्लस नंबर हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 4, और ये जो s स्क्वायर प्लस 1 है ये इसके अपॉन में आ जाएगा, s स्क्वायर प्लस 1, और s स्क्वायर प्लस 4 तो पहले से लिखा हुआ ही है, इसे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब ये हमारा y बार का वैल्यू निकल आया, तो इसे हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करके अलग करेंगे, तब इसका हम लोग लाप्लास इनवर्स लेंगे, तब y का वैल्यू आएगा, क्योंकि ये y का क्या है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये y आया है, y बार आया है। हमने यहाँ बताया है कि जो y का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो y बार है, तो ये y का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो हमें तो y का वैल्यू निकालना, इसका मतलब दोनों साइड लाप्लास इनवर्स लेना पड़ेगा, तभी ये लाप्लास वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट होगी, क्योंकि लाप्लास वैल्यू लेने के बाद y बार आया है, तो जब दोनों साइड लाप्लास इनवर्स लेंगे तो y आएगा। इसका लाप्लास इनवर्स निकालने के लिए इसको अलग अलग टर्म्स में ब्रेक करना होगा, तो इसलिए हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसे अलग करेंगे, जैसा हम लोग क्लास 12th में ब्रेक करते थे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन वाले में। तो इसके लिए हम लोग लेट करेंगे 3s क्यूब प्लस s स्क्वायर प्लस 18s और प्लस 4, और होल अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1, s स्क्वायर प्लस 1 और s स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर कैसे एज्यूम करते हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो ऐसे एज्यूम करते हैं as प्लस b, इसके अपॉन में हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 1, और दूसरे वाले के लिए भी वैसा ही एज्यूम करेंगे, a b के बाद c और d ले लेते हैं हम लोग,
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए इसी तरह एज्यूम किया जाता है। फिर ये हमारा 3s³ प्लस s स्क्वायर प्लस 18s प्लस 4 ये वैसे ही रहेगा, और अपॉन में ये हमारा उसी तरीके से अभी पड़ा हुआ है। और अब एलसीएम लेंगे तो ये इधर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, as प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, और ये इस साइड आ जाएगा cs प्लस डी इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, और होल अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। ये हमने एलसीएम ले लिया, ये इधर हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई, और होल अपॉन में इसका प्रोडक्ट। ये वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर, और ये हो गया 3s³ प्लस एस स्क्वायर प्लस 18s प्लस 18s प्लस 4 और इक्वल टू, अब इसका हमें प्रोडक्ट करना होगा और सेम पावर वाले जो कोफिशिएंट्स है उसको कंपेयर करके हमें ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी होगी, तभी ये पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक हो पाएगा। तो इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो पहले हम एस स्क्वायर से कर रहे हैं, तो as³ अब प्लस bs स्क्वायर, फिर उसके बाद 4 से, तो ये हो जाएगा 4a इंटू एस प्लस 4b, उसके बाद इधर भी वही चीज़ होगा मल्टीप्लाई, इसका प्रोडक्ट होगा, इसको हम यहाँ नीचे से लिख दे रहे हैं। तो cs³ पहले एस स्क्वायर से हो रहा है, cs³ प्लस ds स्क्वायर प्लस, अब 1 से होगा, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, cs प्लस d। अब सेम पावर वाले टर्म्स को हम लोग पहले कलेक्ट कर लें, यहां से और यहां से हम s³ कॉमन लेंगे तो a प्लस सी बचेगा, और फिर स्क्वायर वाले यहां से d और b वाले में से s स्क्वायर कॉमन लेंगे तो b प्लस डी एस स्क्वायर बचेगा, और s वाला यहां से 4a प्लस सी इंटू में s बचेगा, और कांस्टेंट वाले 4b प्लस डी ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब दोनों साइड हम लोग कंपेयर करेंगे, तो कंपैरिजन से हमें क्या मिलेगा, यहाँ s³ का कोफिशिएंट कौन है, a प्लस सी, और यहाँ कौन है 3, तो a प्लस सी बराबर क्या आया 3 आया, ये मिल गया एक हमें इक्वेशन। और यहाँ पर एस स्क्वायर के मल्टीप्लाई में b प्लस डी, तो यहाँ पर कौन है 1 है, तो b प्लस डी के बराबर में आ गया 1, और यहाँ s के मल्टीप्लाई में कौन है 4a प्लस सी, तो इधर s के मल्टीप्लाई में कौन है 18। सेम पावर वाले कोफिशिएंट कंपेयर किए जा रहे हैं, और यहाँ से कांस्टेंट टर्म कौन है 4b प्लस डी, और इधर कांस्टेंट टर्म कौन है 4। तो हमारे पास ये 4 इक्वेशंस हैं और 4 अननोन ए बी सी डी, इनको सॉल्व करके ए बी सी डी निकालना होगा। तो एक ये है ए सी में इक्वेशन और एक ये है ए सी में इक्वेशन, तो पहले हम ए सी वाला सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया, सी वाला बराबर है तो इसको हम माइनस कर देंगे तो तुरंत तत्काल सी का वैल्यू आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो सी कैंसिल हो गया, -4 प्लस 1 तो माइनस का 3a, और इधर आ जाएगा माइनस का 15, माइनस कट जाएगा और 3 5 जब 15 अपॉन में जाएगा, तो a बराबर आ गया 5। a का वैल्यू हम फर्स्ट वाले में रख दें चाहे सेकेंड वाले में, तो a का वैल्यू अगर हम यहाँ 5 रखें, a की जगह यहाँ अगर हम 5 रख दें तो 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 - 5
तो c बराबर आ गया -2। तो हमने a और c का वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया है। उसके बाद b और d वाले दो इक्वेशन हैं, b प्लस डी बराबर हमें 1 बताया है और 4b प्लस डी बराबर हमें 4 बताया है। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, d और d कैंसिल, तो ये दोनों सॉल्व होगा। -4 प्लस का 1b, तो माइनस का 3b इज इक्वल टू -3। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 डिवाइड कर देगा उधर, तो 3/3 b बराबर 1। तो अगर हम यहाँ फर्स्ट वाले इक्वेशन में b की जगह 1 रख दें तो 1 प्लस डी बराबर 1, तो 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो d बराबर 0 आ गया। तो इस तरह हमने ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लिया। तो नाउ अब हम लोग क्या काम कर रहे हैं, अब y बार इज इक्वल टू ये था, ये मतलब यही चीज, इसी को तो हमने यहाँ लिखा है, इसके बराबर, यानी इसके बराबर, ये और ये वही चीज है, तो इसके बराबर हमने ये मान रखा है। तो यहाँ पर a b c d की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो a की जगह क्या बताया है 5, तो यहाँ पुट करेंगे 5 इंटू s प्लस ये s है 5s, अब प्लस b की जगह क्या है 1 और अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1 और c की जगह क्या है -2, तो यहाँ पे c की जगह पर माइनस का 2s और प्लस d की जगह क्या है 0 और अपॉन में s स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया। इसको हम अलग अलग ब्रेक कर देंगे, 5 और s लिखा है 5s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 और 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, और ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब बस ये है लाप्लास वैल्यू, तो दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, लाप्लास इन्वर्स लेंगे। जब दोनों साइड हम लोग लाप्लास इन्वर्स लेंगे तभी इसका वैल्यू हमको निकल कर आएगा। तो टेकिंग लाप्लास इन्वर्स बोथ साइड, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ y बार, और जब यहाँ पर हम लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो 5 कांस्टेंट है, तो 5 बाहर आ जाएगा और लाप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पर प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर माइनस का 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 ये। अब हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी क्या किया था, एक एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया था कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है y का वो y बार है। जैसे यहाँ पर फॉर्मूले में बोला गया था कि जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो वो यहाँ लिखिए, तो हमने माना था कि y का लाप्लास ट्रांसफॉर्म y बार है। तो अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y को हम y बार लिख रहे हैं तो l को अगर हम उस साइड लिखें तो l इनवर्स यानी लाप्लास इनवर्स बन जाएगा। तो जो लाप्लास इनवर्स ऑफ y बार है वो y है, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ y बार क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और 5 अपनी जगह पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जो 1 है उस 1 को हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसको देखें, ये और यहाँ पर ये बिल्कुल मैच कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसकी शक्ल इससे बिल्कुल मैच कर रही है। तो जैसे cos 2x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये आया है,
तो मतलब लाप्लास लिया गया तो हम यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो अगर लाप्लास इन्वर्स लें तो यहाँ से यहाँ वापस पहुँच जाएंगे, मतलब इसका लाप्लास इन्वर्स cos 2x होगा। तो जो यहाँ 2 लिखा है वही यहाँ लिखा जाता है। तो अगर हम इस यहाँ से यहाँ जाना चाहें तो ये बन जाएगा cos ऑफ, जैसे यहाँ पर 2 का 2x बना तो हमारे पास 1 है तो 1 का 1x बनेगा, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाले को हम पहले लिख लेंगे क्योंकि ये भी cos में ही बन रहा है, तो cos cos वाले दोनों भाई एक साथ। इस वाले 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब ये तो बिल्कुल सेम बन गया, इसका लाप्लास लेने पर यहाँ से यहाँ आए हैं तो लाप्लास इन्वर्स यहाँ से यहाँ होगा, तो इसका लाप्लास इन्वर्स cos 2x होगा। तो ये माइनस का 2 अपनी जगह पर लिखा है और इसका लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा cos ऑफ 2x, और प्लस यहाँ पर जो ये 1 लिखा है इस 1 को हमने यहाँ 1 का स्क्वायर बना लिया है, 1 की जगह 1 का स्क्वायर, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 1/s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, साइन। तो कॉस और साइन वाले में यही फर्क है, कॉस वाले में ऊपर s होता है, साइन वाले में s नहीं होता। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ, ये है 1x, अगर यहाँ 2 होता तो 2x लिखते, तो यहाँ 1x यानी केवल x। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा।